तो बच्चा लोग अभी हम लोगों ने क्या किया, फैक्टरिंग का जितना कॉन्सेप्ट था वो सब समझ लिया। अब हम फैक्टरिंग में प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और फैक्टरिंग का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम करते हैं अपने। आइए ज़रा फैक्टरिंग का प्रॉब्लम करते हैं। तो जो फैक्टरिंग का प्रॉब्लम करना है आपको मैंने सेलेक्ट करके रखा है सवाल जो ठीक-ठाक से आपको होगा, और 3 सवाल है हमारे पास में फैक्टरिंग को प्रॉब्लम को करने के लिए। आइए, पहला सवाल जो है वो दिसंबर 21 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। उस सवाल से आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि भैया फैक्टरिंग जो है कर रहे हैं वो कैसे-कैसे हो रहा है। ठीक है? पहला सवाल ये है, 5 नंबर का आया हुआ, प्लीज़ इसको बनाने का, और फैक्टरिंग से क्वेश्चंस आएँगे आपके परीक्षा में। दिसंबर 21 के एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो ना, अ फैक्टरिंग फर्म हैज़ ऑफर्ड टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह दिया हुआ है, द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज 80 डेज। मतलब अभी कंपनी का जो करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कितने दिन का है, 80 डेज का है। ठीक है, कंपनी का करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 80 डेज का है। उसके बाद एंड हाफ परसेंटेज ऑफ द डेटर्स डिफ़ॉल्ट, एंड हाफ परसेंटेज ऑफ द डेटर्स डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब डेटर्स ना 0.5% डिफ़ॉल्ट करता है, 0.5% डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये मैंने एक सवाल हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसको हम लिख देते हैं, ये सवाल कर रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं एग्ज़ाम प्रॉब्लम नंबर 03। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे आके, एग्ज़ाम 03, एग्ज़ाम प्रॉब्लम 03, और ये लिख देते हैं। उसके बाद में हाँ दिसंबर 21 लिख देते हैं। दिसंबर 21, ठीक है। हेलो, अच्छा चलो, 0 पॉइंट ये एक 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 ये चीज़ हो गया, और एक ये आधा परसेंट ये हो गया, हमने देख लिया ये। ठीक है, उसके बाद द फैक्टर हैज अग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज एंड इट विल सफर ऑल द लॉसेस ऑफ बैड डेट ऑल्सो। अच्छा, ये नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, बैड डेट का जो लॉस होता है ना, बैड डेट का लॉस होता है वो कौन सफ़र करता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में, फैक्टर। ये नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है बेसिकली। तो क्वेश्चन अगर रिकोर्स नॉन रिकोर्स बोल करके आ जाए ना, तो कुछ ऐसे आप समझना उसको कि अगर बोले कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो इसका मतलब बैड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, बैड डेट का लॉस बियर करेगा कौन, बताओ ना जल्दी से, जल्दी बताओ कौन बियर करेगा, फैक्टर बियर करेगा, और वो हाई परसेंटेज कमीशन चार्ज करेगा, उसका कमीशन लिखा रहेगा। फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2%। ठीक है, अच्छा ठीक है। द कंपनी स्पेंड्स 1 लाख पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेटर। अच्छा, ये एक सेकंड ऊपर की लाइन को समझाया थोड़ा सा मैंने, नहीं भूल गया मैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, 60 दिन कर देगा, पहले 80 दिन था हमारा कलेक्शन पीरियड, अभी हमारा कलेक्शन पीरियड कितना हो गया, 60 डेज हो गया हमारा कलेक्शन पीरियड। नाउ हमारा जो कलेक्शन पीरियड 60 डेज हो गया है, इस कलेक्शन पीरियड के 60 डेज होने के चलते हमें 20 दिन का एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगा। 20 दिन का इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगा कि नहीं होगा, होगा अवश्य होगा। ठीक है, फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2% पर एनम, 2%। द कंपनी स्पेंड्स 1 लाख पर मंथ पर एनम, द कंपनी स्पेंड्स 1 lakh per annum on administration of debtor, the company spends 1 lakh per annum on administration of debtor। द कंपनी ना 1 लाख पर एनम चार्ज करेगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर पे। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना हो रहा है पर एनम, 1 लाख रुपया हो रहा है। ठीक है, दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, दीज आर
अवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, ओके ग्रेट। एनुअल क्रेडिट सेल्स आर 90 लैक्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स आर 90 लैक्स। अवॉइडेबल कॉस्ट इसका मतलब क्या है सर? अगर अनअवॉइडेबल रहता तो हम डिसीजन में लेते क्या सर? कभी नहीं लेते। अनअवॉइडेबल कॉस्ट तो हम डिसीजन में नहीं लेते, लेकिन ये अवॉइडेबल कॉस्ट है इसलिए हम इसको डिसीजन में लेना अनिवार्य है, क्योंकि भैया हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये अवॉइड हो सकता है। जैसे परीक्षा में पास परीक्षा में फेल होना अवॉइड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अच्छा पढ़ाई करके और नॉक टू नॉक भयंकर चाप के पढ़ाई करके, ठीक है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग में लिया जा सकता है। एनुअल क्रेडिट सेल 90 लाख का है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80% है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80% है ऑफ सेल्स। इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ जो जितना पैसा फंसा हुआ रहेगा ना इंटरेस्ट में, वो 80% ऑफ कॉस्ट फंसा हुआ रहेगा, ठीक है, 80% ऑफ सेल्स फंसा हुआ रहेगा। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इज 15% पर एनम। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कितना है? 15% per annum. Assume 365 days in a year. Now, what is the should the company enter into agreement with factoring firm? Should the company enter into agreement with factoring firm? क्या कंपनी फैक्टरिंग फर्म के साथ में अग्रीमेंट में एंटर करेगी? ये अपने को निकालना है। सवाल मैंने पूरा एकदम डिट्टो नॉक टू नॉक समझाया। मेरे को 5 से 6 मिनट लगा सवाल समझाने में बेटा, ठीक है। सवाल इससे समझाया कि फैक्टरिंग का सवाल है, अगर मान लो कॉन्सेप्ट हिला हुआ रहेगा तो आपको सवाल नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ कि ये 5 में 5 लेकर के आओ आप, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया हमारा जो फॉर्मेट है उसका उसी हिसाब से अपने को करना है। देखिए फॉर्मेट क्या हमारा है? फॉर्मेट ये रहा भैया, इसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एकदम सेम सेम इसी हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, सेम सेम इसी हिसाब से आगे बढ़ना है। सोल्यूशन ये ए नंबर हो गया, ठीक है, ये ए नंबर। अब इसके अंदर छोटा ए सबसे पहले क्या है, क्या लिखना है आपने को बोलो ना, जो लिखा हुआ लिखना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव, ठीक है, लिखो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव। सेव्ड। अच्छा सर इसका कोई और नाम लिख सकते हैं क्या, या सब लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। वो कितना निकलेगा सर ये बताइए ज़रा। देखो एकदम प्लेन प्लेन भाषा में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपया, यहाँ रुपये लिख दो और यहाँ लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारा 1,00,000 रुपये का था, उसमें ही सेविंग्स हुआ है मतलब हम अब नहीं कॉस्ट इनकर करेंगे क्योंकि हम फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या है? बैड डेट अवॉइडेड। कितना बैड डेट है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं? बैड डेट अवॉइड करना मतलब सेविंग्स, जैसे मान लो पहले 2% बैड डेट होता था, अब आप फैक्टरिंग सर्विसेज को देंगे तो फैक्टरिंग सर्विसेज के चलते वो सारा का सारा बैड डेट का लॉस बियर करेगा, तो आपको बैड डेट अवॉइड ही नहीं होगा, आई मीन सॉरी बैड डेट होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर बैड डेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका पैसा सेव हो गया, ठीक है। लिखो
बी बैड डेट अवॉइडेड यानी सेविंग्स ड्यू टू बैड डेट। सेविंग्स ड्यू टू बैड डेट, ठीक है। बैड डेट के चलते क्या सेविंग्स होगी देखना, कैसे पता चलेगा कि बैड डेट के चलते क्या सेविंग होगी। भैया एनुअल क्रेडिट सेल्स हमारा कितना 90 लाख और बैड डेट कितना हो रहा है 0.5% ऑफ डेटर्स एंड डिफॉल्ट। तो एनुअल क्रेडिट सेल मतलब पूरा का पूरा डेटर्स, तो 90 लाख का 0.5% कितना होगा, 90 लाख का 0.5%, 45,000 रुपया। दिस इज़ 45,000, ठीक है। ये हमारा सेविंग्स हो गया, दिस इज़ 45,000, ये हमारा सेविंग्स हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, क्या तीन चीज़ होता है। इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड में रिडक्शन के चलते, एवरेज, हेलो, सब चीज़ ठीक से आ रहा है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड में रिडक्शन के चलते हमारे पास सेविंग्स क्या होगा। मैं एक बार थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, बहुत देर से खड़ा हूँ। हेलो, एवरेज कलेक्शन पीरियड में सेविंग्स जो होगा वो क्या होगा, देखो सी नंबर, इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू एवरेज कलेक्शन पीरियड का रिडक्शन, इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेम सेम कंटेंट आपको लिखना है, इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू सेविंग्स इन ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू सेविंग्स इन रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ना, अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड के चलते रिडक्शन क्या होगा सेविंग्स पे, सुनो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आप मेरे को फटाफट बताओ, आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। 90 लाख का क्रेडिट सेल्स है, इसमें आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। प्रॉफिट का पैसा कभी ब्लॉक्ड होता है क्या? सर प्रॉफिट का पैसा ब्लॉक नहीं होता है। तो पैसा ब्लॉक्ड किसका क्या होता है सर? हमारा पैसा जो है कॉस्ट का पैसा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा भी कंजर्वेटिव सोचें अगर हम, तो हमारा पैसा मतलब बहुत ज़्यादा भी हम अग्रेसिव सोच लें इस चीज़ को लेकर के, तो क्या चीज़ का पैसा ब्लॉक्ड है? फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा तो लगना ही है सर, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट बने चाहे नहीं बने, फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा तो लगना ही है। लेकिन जैसे आप जो क्लास देख रहे हैं उस वो सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वो सर्वर जो है वो डिजिटल ओशन का सर्वर लिया हुआ है। अभी डिजिटल ओशन जो है वो क्या करती है, वो हमको सर्वर रेंट पे दे रखी है। तो आप जो रेंट पे मतलब मैं जो यूज़ करूँगा सर्वर, उसका ना एक पहले मिनिमम पेमेंट है, ठीक है। $5 से स्टार्ट होता है मिनिमम पेमेंट। तो मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, सर्वर अगर 0% भी यूज़ हुआ तो $5 पर मंथ मेरे को लगने का है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, $5 के ऊपर यूसेज चार्जेज है, ठीक है। जैसे जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लो पर जीबी का कुछ है, ठीक है, मेरे को याद नहीं कितना डॉलर है। अब वो बिल आता है, मैं देखता नहीं हूँ, जो आता है वो ऑटोमेटिक बैंक से कट जाता है, एक तरीके कटता रहता है हर बार, ठीक है। अच्छा, वो पेमेंट करने का भी तरीका है, पहले क्या करना पड़ता है, वॉलेट में डालना पड़ता है डॉलर। जैसे मान लो $10 $20 हम पहले वॉलेट में डाल देते हैं, ठीक है, या $50, कभी कभी $100 भी वॉलेट में डाल देता है कि जितना मैक्सिमम चार्ज जितना वो कट जाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका क्लासेस बंद हो जाए किसी भी दिन आप, क्योंकि हमारा क्लास एकदम स्ट्रीम डायरेक्टली स्ट्रीम होता है, तो वो क्लास कभी भी बंद हो सकता है। अगर मान लो हमें नहीं डाल उसके डिजिटल वर्जन के वॉलेट में डॉलर का पैसा नहीं डालूँ तो, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, वो तो पैसा मेरे को $5 तो मिनिमम लगना ही है, चाहे मैं आप कोई क्लास देखे चाहे नहीं देखे कुछ भी हो जाए, तो वो फिक्स कॉस्ट है। उसका मैं डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस ही नहीं लूँगा। मेरा कितना पैसा ब्लॉक है, मुझे खाली ये देखना पड़ेगा, भैया मेरा तो वेरिएबल कॉस्ट ब्लॉक है,
तो इसीलिए 90 लाख रुपए का ना वेरिएबल कॉस्ट ब्लॉक होता है हमेशा। तो यहाँ देखो 90 लाख रुपया हमारा क्या है, सेल्स है, इसका 80% क्या होगा, ये कॉस्ट है। इतना रुपया ब्लॉक है, यहाँ पे आप लिख लो, इतना रुपया ब्लॉक है, मतलब इसी का ब्याज निकलेगा, इसी का ब्याज निकलेगा, इसी का ब्याज निकलेगा, इसी का ब्याज निकलेगा, ठीक है। इतना रुपया ब्लॉक्ड है, इसी का ब्याज निकलेगा, इनटू इनटू मतलब क्या सर, कितना परसेंट ब्याज निकलेगा, जितना परसेंट ब्याज दिया रहेगा। देखो आपको कितना परसेंट ब्याज दिया है, 15% पर एनम का कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है सर, 15% पर एनम का कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इंटू 15% कर लिया। अब देखो ना उसने कितना पीरियड आपका घटा दिया है कलेक्शन में। पहले कलेक्शन का पीरियड था 80 डेज का, अभी उस कलेक्शन के पीरियड को लेकर आया वो कितने दिन में, 60 डेज में। इसका मतलब 20 दिन का आपको बेनिफिट मिल गया, 20 दिन का बेनिफिट मिल गया ना, 20 दिन का बेनिफिट मिल गया। एंड दिस डिवाइड बाई 365, देखो 90 लाख इंटू 80% इंटू 15%, पूरे साल का ब्याज निकल गया, उसको 365 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन का ब्याज निकल गया, और फिर 20 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस 20 दिन का ब्याज निकल गया। तो बेसिकली हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मेरा एनुअल इंटरेस्ट, मतलब हमारा पोर्शन क्या है, इंटरेस्ट सेविंग का, सॉरी एनुअल नहीं, इंटरेस्ट सेविंग वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। नाउ दिस इंटरेस्ट सेविंग वाला पोर्शन देखो कितना है, इतना रुपया इंटरेस्ट सेविंग वाला पोर्शन, ये कितना आएगा देखो। अब मेरे को कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेट करके बताओ ना एक बार कितना आ रहा है। 90 लाख इंटू 15% डिवाइड बाई 365 इंटू 20, इंटू 59178 आ रहा है, 59178 ये आ रहा है, 59178, 59,178 ये हमारा टोटल आ गया। अब और कोई चीज़ लेना नहीं, कुछ और कॉस्ट दिया बनी, तो टोटल मेरा कितना हो गया। मैंने देखो प्रॉब्लम आपको बढ़िया समझाने की कोशिश की है, ठीक है, प्लीज़ आप वैसे ही समझ के रखेंगे अच्छे से। 2,04,178 रुपया, 2,04,178, 2,04,178 ये क्या हो गया हमारा टोटल आया, टोटल सेविंग। इसको मैंने नाम दिया था ए, ठीक है, ये पड़ा हुआ। नाउ अब निकालना है बी, बी में क्या निकालना है, यहाँ लिखो बी क्या है, फॉर्मेट में क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। फर्म को एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना पड़ेगा ये निकालना है ना, फर्म को एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना पड़ेगा ये क्या निकालना है। देखो फैक्टरिंग कमीशन, इसमें क्या क्या लिखा पहले देखो, पहला तो फैक्टरिंग कमीशन है, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज में फैक्टर एज एन एडवांस। यहाँ चेक करो क्या फैक्टर कोई एडवांस दे रहा है, क्या सवाल में लिखा हुआ है। अगर फैक्टर कोई एडवांस दे रहा होगा तो वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। यहाँ कहीं भी लिखा हो फैक्टर एडवांस दे रहा है, सर फैक्टर एडवांस नहीं दे रहा, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब आपको फैक्टर एडवांस नहीं दे रहा, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या लगेगा, कमीशन लगेगा, और कमीशन किस पे लेगा, सेल्स पे लेगा, एनुअल कमीशन। हमको एनुअल कमीशन लेना, याद रखना है बस, एनुअल लेना है, एनुअल। फैक्टरिंग कमीशन, टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कितना हमारा 90 लाख का सेल्स है, 90 लाख पे कमीशन कितना होगा, 90 लाख इंटू 2%, 1,80,000। तो ये मेरा कॉस्ट भी निकल गया 1,80,000 रुपया, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो नेट सेविंग्स कितना हो गया, नेट सेविंग, सेविंग्स
फैक्टरिंग सर्विसेज टू द फर्म, फर्म को नेट सेविंग्स ऑफ फैक्टरिंग कितना होगा वो निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा अल्टीमेट। ठीक है, ए माइनस बी। ए कितना था सर? 2,04,178, 2,04,178। माइनस 1,80,000 कितना आएगा? 24,178। अब एक स्टेटमेंट लिख देना प्लीज़ नीचे में, राइट अ कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट प्लीज़ लिख के आना इसको। ठीक है, कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख के आना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट एडवाइस बोलता है वहाँ वहाँ कंक्लूजन स्टेटमेंट चाहिए होगा। देखो ना, इंस्टीट्यूट यहाँ क्या बोला है? शुड द कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द फैक्टरिंग फर्म? आप बोलेंगे यस, कंपनी शुड एंटर इनटू द अग्रीमेंट विथ फैक्टरिंग फर्म बिकॉज factoring services saves to the company rupees 24,178। yes, it should go with the factoring। ठीक है, ऐसा कुछ भी एक स्टेटमेंट आप लिख के आएगा जरूर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल ये किया और एक सवाल फिर आपको नेक्स्ट लेता हूँ, फैक्टरिंग पे ही लेता हूँ मैं। ठीक है, फैक्टरिंग पे ही सवाल लेता हूँ अभी। फैक्टरिंग पे एक और सवाल लेता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ। मैंने सवाल को ना छांट के रखा फैक्टरिंग के लिए, आपके लिए कि कौन कौन सा सवाल आप फैक्टरिंग में करेंगे। अच्छा डेटर्स मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नंबर 4 है। डेटर्स मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नंबर 4। डेटर्स मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4। आप बोलेंगे भैया प्रॉब्लम 4 तो लिखा हुआ डाला हुआ क्यों लिख रहे हैं? मे बी अब मान लो इसको कभी हट जाए या फिर हटा दूँ मैं इसको तो प्रॉब्लम ये पड़ा हुआ रहेगा ना। देखो, फैक्टरिंग हैज फर्म हैज अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 360 लाख एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। एक फैक्टरिंग फर्म है। एक बार इस सवाल को आप रीड करेंगे क्या? रीड करो 2 मिनट। ठीक है, रीड करो। चलो 2 मिनट आप रीड करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। पहले आप रीड करो, मैं बैटरी वगैरह चेंज कर लेता हूँ।
चलो पढ़ लिया आपने। मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, बैटरी मैंने चेंज कर ली है, ठीक है। बोला फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज़ 360 लाख एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, बढ़िया बात है। एक फैक्टरिंग फर्म है जिसके पास क्रेडिट सेल पड़ा हुआ 360 लाख का, ठीक है, और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 दिन का, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। द फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट्स दैट बैड डेट लॉसेस अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। मतलब ये किसका फाइनेंस कंट्रोलर, कंपनी का या फैक्टरिंग फर्म का? सर किसी का भी पता नहीं, हमको बोला नहीं इसमें कुछ, ठीक है। मतलब मान लो कंपनी का ही है, क्योंकि अपने को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो अपने को कंपनी का ही देखना है, ठीक है। 2% का आपका बैड लॉस होगा, ऐसा उसका एस्टिमेशन है। द फर्म स्पेंड्स 140,000 एनुअली ऑन डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। वो बोल रहा है 140,000 एनुअली लगेगा, डेटर्स के एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉस्ट लगता है। इसका मतलब अगर वो एनुअल सेविंग्स करेगा तो क्या होगा भैया, 1,40,000 रुपये का एनुअल सेविंग्स एकदम साफ सुथरे शब्दों में हो जाएगा। नाउ दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स along with salaries of staff member along with salaries of staff member. That this cost comprises of telephonic and fax bills along with salaries of staff member. सर ये क्या इन्फॉर्मेशन काम का है क्या? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है। दीज कॉस्ट आर अवॉइडेबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर अवॉइडेबल कॉस्ट, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है। हाँ, ये अगर अनअवॉइडेबल बोलता तो हम डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। मैं देखो मैंने जितनी बार बोला आपको बताया हर बार कि अनअवॉइडेबल बोलता तो ये डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। प्लीज़ एफएम का पेपर अच्छे से करके आना। फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर टू बाई द फर्म्स रिसीवेबल। फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर टू बाई द फर्म्स रिसीवेबल। अच्छा, द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन। अच्छा, ये लाइन से ना आपको लग रहा होगा ऊपर में क्या बोल दिया नहीं बोल दिया, ठीक है। बेसिकली ना ये हमको लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंस्टीट्यूट ने गलत प्रिंट कर दिया, ये खाली ये वर्ड, ठीक है, बस ये हो सकता है, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से समझ लो, मैं अभी सवाल को नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट का सवाल है, मेरी क्या औकात सवाल को चेंज करने का, इंस्टीट्यूट का सवाल है तो, ठीक है। हमारे तो जो माई बाप हैं सब इंस्टीट्यूट ही हैं। द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन। देखो मैं ज़्यादा बॉस्चरस नेचर का नहीं, मैं ज़्यादा बकर नहीं करता हूँ, ये सही बात है। हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट में हमसे बहुत सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये बनाया है, तो कहीं ना कहीं देखो ह्यूमन एरर है, मिस्टेक हो सकती है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये हो सकता है ये मिस्टेक ना भी हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना ऐसा। देखो सम्मान है ना हमेशा सबके लिए रखना चाहिए। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, आप 1 मिनट दो मेरे को। कभी भी कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी नॉलेज आ जाए, कभी भी अपने अंदर घमंड मत पैदा होने देना। प्लीज़ प्लीज़ घमंड मत पैदा होने देना कि ये तो कुछ नहीं है, हम तो सब कुछ हैं। बाबू जिस दिन ये घमंड आ जाएगा ना, ये तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, उसी दिन पता है पतन चालू हो जाएगा। हम सच बता रहे हैं, मेरे अंदर भी कभी ये घमंड आया था, ठीक है। तो साल मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैंने इस चीज़ को समझा, मैच्योरिटी के साथ साथ सब कुछ ठीक हुआ। सबके अंदर कुछ ना कुछ घमंड आ जाता है कभी कभी। तो अगर आप अगर आप मैच्योर्ड पर्सन बन रहे हैं तो हमेशा एकदम कोमल रहना, सॉफ्ट रहना, सॉफ्ट स्पोकन रहना, कोमल रहना एकदम हमेशा। और हमेशा जो है डाउन टू अर्थ पर्सन बन के रहना। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, अपनी जड़ें नहीं भूलना। हमेशा हमेशा डाउन टू अर्थ रखना। कोई आदमी तुमसे छोटा, कोई आदमी तुमसे बड़ा नहीं है, ठीक है। सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, सब भगवान का दिया, उसके हाथ में सब कुछ है। वो किसको क्या बना देगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हमेशा जो है अपने आप को एकदम ग्रास रूट लेवल में रखना कि मैं पहले ये था, अब ये हो गया, मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो अभिमान बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभिमान जो है वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है। वो फिराक गोरखपुरी सर का शेर है ना कि कल और मिलेंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्या क्या मतलब बढ़िया शेर कहा उन्होंने, फिराक गोरखपुरी साहब ने। अब सोचो ये जो शेर है ये जन्म जन्मांतर तक ये ताज़ा रहेगा, एकदम ताज़ा तरीन रहेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा हूँ कि ये अंदर कभी होने नहीं देना, ठीक है। एकदम एकदम काम रहो, अच्छा रहो, भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। सबसे एकदम आराम से मिलो, सबसे हंस बोल के मिलो, ठीक है। अगर कोई तुमसे घमंड दिखाता भी है तो तुम अपने आप को अच्छा कर लो, बड़ा कर लो, अपने आप को बेहतर कर लो, ठीक है, ताकि उसका घमंड अपने आप चकनाचूर हो जाए, ठीक है। ये एकदम बात बांध के रखना बेटा, कोई भी हो आप, जो भी देख रहा है क्लास।
ठीक है? चलो। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं ये अप्लाई नहीं करता। मैं वही बात आपको समझाता हूँ जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अप्लाई किया है। अगर मैंने किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया है, तो हम कभी उस चीज़ का ज्ञान नहीं देते हैं भाई। रीज़न है उसके पीछे। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो मैं आपसे क्यों कहूँ, कैसे कहूँ? ठीक है? समझ रहे हैं ना? अगर हम मतलब मेरे पास मैं दुनिया के वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ ना इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? तो भी मेरा नेचर, मेरा मेरा जो सीधापन है, भोलापन है, मैं अपने अंदर वो इंसान हमेशा ज़िंदा रखूँगा क्योंकि मेरे को पता है मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मेरे रूट्स क्या, मेरी जड़ें क्या हैं, ठीक है? अपने अंदर वो हमेशा याद रखने का, एकदम हमेशा। भले ही आप रेंज रोवर से चलो तो क्या हुआ? आपका दोस्त मिले जो आप ऑटो में जा रहा था, आप उसके साथ हँस के ऑटो में बैठो। आप भले ही हमेशा 5 स्टार होटल में ही नाश्ता क्यों ना करते हो, अगर आपका दोस्त मिला है, अगर वो दोस्त आपका रास्ते पे कचौड़ी खा रहा है, तो आप रास्ते पे कचौड़ी भी उसके साथ खाओ, ठीक है? यही आपकी यही आपके अंदर का ना जो ईश्वर है, आपके अंदर का जो अच्छापन है, यही है वो, ठीक है? लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। देखो, बुरा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले बहुत मिलेंगे बेटा। बुरा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस तरह रहना है, जिस तरह हमारा मन कहता है हमें रहने के लिए, ठीक है? और जिस तरह ईश्वर चाहता है हमें कि हम उस तरह रहें, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसे ही रहो, ठीक है? ख़्याल रखो। चलो, हम आते हैं सवाल में हम लोग। ठीक है? ये ज्ञान नहीं है भाई, ये ज़रूरी चीज़ था लाइफ़ के लिए। और प्लीज़, एक तो एक एक 2 पर्सन ऐसे हैं, जिनको कभी नहीं तकलीफ़ देना, वो हैं पेरेंट्स, उनको कभी तकलीफ़ नहीं देना, ठीक है? किसी के भी पेरेंट्स को कभी तकलीफ़ नहीं देना। ख़ैर, द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन एंड विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स ऑन एन इंटरेस्ट पर 15% पर एनम, ठीक है? आफ्टर विथहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। अच्छा, इसके अंदर देखो क्या आ गया। बोला 1% कमीशन चार्ज करेगा वो, अच्छी बात है, कमीशन 1% चार्ज करवा दो। नाउ इंटरेस्ट 15% पर एनम चार्ज करेगा आफ्टर विथहोल्डिंग 10% एज रिजर्व। इसका मतलब है कि जब वो आपको एडवांस देगा ना, एडवांस देने की बात कही, इसमें एडवांस वाला प्रॉब्लम है। तो एडवांस देगा तो वो 15% पर एनम चार्ज करेगा, 10% रिजर्व रखने के बाद। एनालाइज़ करिए कि व्हाट शुड द फर्म डू? फर्म क्या करेगा, आपको ये एनालाइज़ करके देना है। और ठीक, प्लीज़ लास्ट में एडवाइस को कंक्लूज़न कमेंट ज़रूर देना। नहीं देने से आधा नंबर 1 नंबर काट लेते हैं लोग कभी-कभी, ठीक है? तो वो उनको हम मौका ही नहीं देंगे ना आधा 1 नंबर काटने का, कैसे काटेंगे? कल ही मैंने इलेक्ट्रिक का बिल भरा है, 10,000 रुपया। आज फिर मैसेज आ रहा है। भूल जाता है ये पेटीएम वाला लोग कि अरे बिल भरा गया है। हैं? चलो। तो सवाल में जाते हैं, छोटा-सा दिख रहा है लेकिन देखने में छूटन लगे घाव करे गंभीर वाला कहानी है ये। जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे हमने इधर किया है, ठीक है? एनुअल बेनिफिट्स और सेविंग्स टेकिंग फैक्टरिंग सर्विसेज़ लिखो। एनुअल बेनिफिट और सेविंग्स ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विसेज़। एनुअल बेनिफिट और सेविंग्स ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विसेज़। पहला हमारा क्या पॉइंट था? ए नंबर। सर, ए नंबर पॉइंट हमारा था, ए नंबर पॉइंट था कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव, ठीक है? तो पहला पॉइंट वही है, सेविंग्स इन, आप इसका लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, सेविंग्स इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना आएगा? सर 1 लाख, यहाँ रुपये लिख लो, 1,40,000।
1,40,000। द फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट्स बैड डेट लॉसेस अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बैड डेट लॉसेस कितना आएगा देख लो। बैड डेट लॉसेस, लॉसेस 2% बोला है, तो 2% किसका आएगा? 2% ऑफ क्रेडिट सेल है कितने का? 360 लाख का। तो रुपीज़ 360 लाख इंटू 2%, 7,7200 होगा। नहीं, 7,200 नहीं होगा, 360 लाख है ना भाई। 360 इंटू 2%, 7.2 लाख हो रहा है, इसका मतलब 7,20,000 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो यहाँ पर कहीं भी एवरेज कलेक्शन पीरियड में रिडक्शन का बात किया है क्या? कहीं भी किया है क्या सर? कहीं भी नहीं किया है। सेविंग्स इन एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ कहीं भी नहीं किया है। ठीक है, तो एक ही एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ, तो इसका मतलब इंटरेस्ट वाला एलिमेंट वो नहीं आएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं आएगा मैंने लिख दिया। ये सी नंबर ना, इंटरेस्ट सेव्ड जो है ना, ये यहाँ लिख दो, नहीं आएगा क्योंकि इन्फो इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, क्योंकि इन्फो इज नॉट गिवन। ठीक है, नेल। अब इसका इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो ए। टोटल ए 8,60,000। ठीक है, अब बी नंबर, बी नंबर क्या है? बी नंबर है एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरी टू द फर्म। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरी टू द फर्म। इसमें क्या क्या आएगा? पहला आएगा फैक्टरिंग कमीशन, दूसरा आएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर ऑन एडवांस। ठीक है, ये दो चीज़ आएगा, तो यहाँ दोनों ही चीज़ है। ठीक है, फैक्टरिंग कमीशन भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है। सुनो, यहाँ जो हमने डेटा लिया है वो एनुअल लिया है, तो ये डेटा भी एनुअल होगा। आप इस बात पे याद रखना प्लीज़, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एनुअल होगा डेटा हमेशा, ये हमेशा एनुअल होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना। चलो, तो अभी मेरे को ना पहले कमीशन निकालना पड़ेगा, और कमीशन तो खैर इजीली निकल सकता है। आ जाओ, फैक्टरिंग कमीशन ए नंबर 360 लाख इंटू हाउ मच? सॉरी, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये डेट याद रखना और ये पीरियड याद रखना, ये पीरियड याद रखना। सुनो, आप डायरेक्टली कहाँ गया, कहाँ गया सवाल? अच्छा, सवाल इधर है। आप डायरेक्टली ये 1% इस पे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे ये दो तरह, ये काम दो तरह से कैसे होगा? देखो, या तो आप 360 लाख इंटू 1% कर लो। ये 360 लाख इंटू 1% कितना होगा देखो, 360 लाख इंटू 1%, 3.6 लाख यानी 3,60,000, ठीक है? प्लीज़ यहाँ लिख लेना। या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, भैया देखो 30 दिन का पीरियड पे हमेशा ब्याज निकलता है, तो बेसिकली ब्याज 30 दिन के पीरियड पे निकलेगा, तो कैसे आएगा देखो, कमीशन 30 दिन का रिसीवेबल आपको वो देगा हर बार, ठीक है? 30 दिन कलेक्ट करके, 30 दिन का रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है, तो जब भी वो कलेक्ट करके देगा वो 30 दिन का अमाउंट देगा आपको, तो वो 30 दिन का जो अमाउंट देगा आपको वो क्या रहेगा, वो वही 30 दिन के अमाउंट पे कमीशन चार्ज करेगा। तो 30 दिन के अमाउंट पे कितना रुपया दे, कैसे देगा वो पैसा? 360 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 30, ठीक है? कितना आया? 30 लाख रुपया देगा आपको। अब इस 30 लाख पे कमीशन होगा 30 लाख इंटू 1%, कितना आएगा? 30,000 रुपया। नाउ अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30,000 360 दिन के लिए है, सॉरी 30 दिन के लिए है, तो 360 दिन के लिए कितना होगा? 360 दिन के लिए कितना होगा? वो आएगा वही 3,60,000 रुपये। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ ऐसा करके छोटा कर देता हूँ, आपको कॉपी करने का मन है वैसे कॉपी कर लेना, ठीक है? ऐसा, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बी नंबर, इंटरेस्ट चार्जेज, इंटरेस्ट चार्जेज ऑन एडवांस। अब ये जो इंटरेस्ट चार्जेज ऑन एडवांस होगा, ये आपका वर्किंग नोट में जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 का अमाउंट यहाँ लिखते हैं हम लोग। आ जाओ एक बार वर्किंग नोट में चलते हैं और वर्किंग नोट में देख लेते हैं कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सुनो, सवाल में ध्यान से देख, आपको याद है मैंने ये जो समझाया था आपको, ये वाला चीज़, यही वाला काम हमें करना है, ठीक है? और वो इंटरेस्ट भी यही वाला होगा, ऐसा इस तरह से इंटरेस्ट निकलेगा, यही वाला काम हमें करना है। तो इस वाले काम में करने में क्या है कि पहले आप निकालो ना, कितने मंथ का कलेक्शन आप दोगे। पहले एडवांस देना है तो कितने मंथ का कलेक्शन एडवांस में दोगे। यहाँ पे कितने मंथ का कलेक्शन आप एडवांस दोगे? देखो 360 लाख है, उसमें आप 30 दिन का कलेक्शन दोगे आप उसको, इंटू 30 यानी 30 लाख रुपया दोगे आप उसको, है ना? अच्छा, उस 30 लाख पे क्या करोगे? एक तो कमीशन चार्ज करोगे 1%, माइनस कर लोगे, ठीक है? दूसरा, दूसरा और क्या है? कहाँ गया सवाल? आफ्टर विथ होल्डिंग रिजर्व 10%, आप उसका रिजर्व रख लोगे 10%। रिजर्व 10% रख लोगे तो कितना होगा? 3 लाख रुपये रिजर्व रख लिए और 30,000 का कमीशन दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? 30 लाख माइनस 3,30,000, तो 30 लाख माइनस 3,30,000 कितना हुआ? 26,70,000, 26,70,000। ये जो अमाउंट है ये क्या है? ये मैक्सिमम अवेलेबल फॉर एडवांस है। अब इंटरेस्ट क्या होगा सर? इसी पे चार्ज होगा। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 15%। और इंटरेस्ट कितने दिन का चार्ज होगा? वो आपको आज एडवांस दे रहा है, उसको कितने दिन के बाद पैसा मिलेगा? 30 दिन के बाद मिलेगा। 15% इंटू 26.70 इंटू 30 डिवाइड बाई 360। ये 360 क्यों किया? क्योंकि रेट इज़ व्हाट? पर एनम। कितना आएगा? 26,70,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 360 इंटू 30, 33,375, 33,375 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट आएगा। कितने दिन का इंटरेस्ट है सर? 30 दिन का इंटरेस्ट है, 30 डे का। अगर मैं इसको एनुअल बनाऊँ, क्योंकि सारा डेटा हमको एनुअल लेना है, तो डिवाइड बाई 30 इंटू 360 कितना आएगा? 4,05,000 रुपया। और एडवांस कितना देगा? ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 0.33375, ये माइनस करने के बाद जितना आएगा ये एडवांस देगा। एकदम सेम कहानी है, सेम एकदम सेम पिंच है, आपको देख लो, ठीक है? याद रहेगा ये चीज़? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
लिखो ना, कैलकुलेशन फॉर एडवांस एंड इंटरेस्ट चार्ज। लिखो कैलकुलेशन फॉर एडवांस एंड इंटरेस्ट चार्जेस। कैलकुलेशन फॉर एडवांस एंड इंटरेस्ट चार्जेस। कैलकुलेशन फॉर एडवांस एंड इंटरेस्ट चार्जेस। सबसे पहले क्या करना होगा, लिखो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 30 डेज। मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख दूंगा नोटिंग, रीज़न बिंग कि आप घर में पढ़ोगे तो आपको बार बार देखने का इजी रहेगा ना, इजीनेस रहेगा आपको। यहाँ लिखो फैक्टर फर्म को 30 दिन पहले कॉमा 30 डेज का कलेक्शन का पैसा एडवांस में देगा। तो 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, इसका मतलब 30 डेज का कलेक्शन का पैसा वो एडवांस में देगा, तो 30 डेज का कलेक्शन निकालना पहले, लिखो ना 30 डेज कलेक्शन अमाउंट इक्वल टू 360 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 30, कितना आ गया 30 लाख। या रुपये लिख लो। ठीक है, अब क्या देगा, लेस कमीशन 30 लाख इंटू 1%, कितना होगा। इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 30,000 लेस रिज़र्व। रिज़र्व कितना रखेगा, वो क्या बोला है सवाल में, 10% एज रिज़र्व। एडवांस का 10% रिज़र्व रखेगा, जितना उसका कलेक्शन का अमाउंट निकलेगा। ठीक है, 10% इंटू 30 लाख, ये कितना आएगा 3 लाख। ठीक है, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। ठीक है, इतना अमाउंट 30 लाख माइनस 3 लाख 30,000, 26,70,000। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन अबव, इस पे इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ना आपसे एडवांस में ही ले लेगा, पहले ही इंटरेस्ट ले लेगा 26,70,000 इंटू 15%। और इंटरेस्ट पर एनम का रेट है, तो 30 दिन का इंटरेस्ट लेगा वो, 30 दिन पहले आपका पैसा दे रहा है, तो 30 डिवाइड बाई 360। और ये हमेशा याद रखना, हम इसको डिवाइड क्यों किए हैं, इसलिए डिवाइड किया। ठीक है कितना होगा, इंटू 15% डिवाइड बाई 360 इंटू 33,375, 37,375। ठीक है, नेट एडवांस पेड। अच्छा सोचो, ये ना एमसीक्यू में भी आ सकता है कि नेट एडवांस कितना पेमेंट किया बताओ,
कमीशन कितना होगा बताओ, इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, तो इसको याद रखना आइटम, ठीक है। 26,36,625, 625 रुपया, ये हमारा नेट एडवांस पेमेंट होगा। अब देखो, ये पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया। यहाँ आना है, सिंपल सा काम करना है, एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा वो लिखना है, सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट। बताओ एनुअल इंटरेस्ट क्यों लिखेंगे, पता है आपको? एनुअल इंटरेस्ट इसलिए लिखा जा रहा है, एनुअल इंटरेस्ट इसलिए लिखा जा रहा है ताकि भैया हम सारा डेटा एनुअल लिखे, और एनुअली हमारा कितना होगा कमीशन वो लिखा हुआ, एनुअली हमारा इंटरेस्ट कितना होगा वो लिखा हुआ, सब इसलिए एनुअली लेना है। तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? 26,70,000 इंटू 15% कर दो, 26,70,000 इंटू 15%। अब आप पूछेंगे 26 लाख से क्यों मल्टीप्लाई किए, पूरा 360 लाख से क्यों नहीं किए? हम हर बार एडवांस देने के लिए जितना पैसा हम मैक्सिमम अवेलेबल अमाउंट होगा हम उसी पे ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो 26,70,000 इंटू 15%, 400,500, या तो ये कर लो या तो फिर ये कर लो। और 33,375 किया हुआ है, 33,375 इंटू 360 डिवाइड बाई 30, ये 30 डेज़ का ब्याज है, तो 360 दिन का ब्याज कितना होगा, इतना ही आएगा। अब इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, प्लस 360, 3 लाख 7,60,500, 7,60,500, ये टोटल हो गया, ठीक है। ये टोटल बी हो गया, टोटल बी। तो अब ए को बी ए को ए में से बी को घटा दो, कितना बचेगा, ए में से बी को घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ कर लो नेट बेनिफिट इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 8,60,000 माइनस 7,60,500, 99,500। क्या फैक्टरिंग में जाना चाहिए? यस, फैक्टरिंग में जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर एडवाइस लिखने का जगह रहे। राइट एडवाइस या फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट राइट एडवाइस या फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका ख़त्म हुआ। अब एक और सवाल आपको करना है, उसके लिए मेरे को आप 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा। इसको पहले आप देखो, मैं एक बार फटाफट आता हूँ।
हेलो, हेलो। चलो, एक सवाल अपने को और करना है। अच्छा, वो जो सवाल करना है, वो एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है। मैं एक बार उसको पहले डाउनलोड करता हूँ। एक ये प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग टाइप का प्रॉब्लम आया हुआ था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इसमें भी डाल देता हूँ। और इसको यहाँ भी डालता हूँ। चलो, तो ये प्रॉब्लम आपका ये प्रॉब्लम रहा एग्ज़ाम का। इसका सॉल्यूशन भी है इसमें, तो मैं सॉल्यूशन के साथ ही इसको डिस्कस कर देता हूँ, जल्दी-जल्दी हो जाएगा काम। उम, इसका सॉल्यूशन एक ये है, एक ये ले लेते हैं और इसका वर्किंग भी होगा कुछ। एक पेज में ये आ जाएगा और दूसरे पेज में वर्किंग। मैं एक बार इसे ऐसा कर देता हूँ, एक पेज में ये, दूसरे पेज में वर्किंग। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर दो। सॉल्यूशन को और ऊपर करते हैं और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा-सा सॉल्यूशन बड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके।
और इसका और भी है, नीचे इसका वर्किंग वगैरह होगा डिटेल में, वो सभी कुछ करना पड़ेगा ना इसमें कॉपी। आया नहीं? लोकेटी आई हैंडल। एक सेकंड रुको भाई, इसको सेव कर लेता हूँ, पता नहीं कोई गड़बड़ हो गया है। वेट अ मिनट बच्चा लोग, प्लीज़ 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 वेट अ मिनट। पता चला ये जो भी लिखा होगा मैंने सब ये उड़ गया तो नहीं इसका। शायद ये ना इंस्टीट्यूट का जो फाइल होता है ना, वो फाइल प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं इसमें ही जोड़ के भेज दूंगा इसको। चलो ठीक है, मैं यहीं देख लेता हूँ, कर देता हूँ जो भी करना है, समझना है आपको। कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इसका 2 सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी इंस्टीट्यूट दे रखा है। आइए देखते हैं अभी। बोला फॉलोइंग इज द सेल्स इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। एनुअल सेल्स है 90% ऑन क्रेडिट है, तो ये 7.5 करोड़ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो इसका 90% क्रेडिट पे है, वो लेना है। क्रेडिट पीरियड 45 डेज़ का, एवरेज कलेक्शन पीरियड 70 डेज़ का है। अच्छा, ये थोड़ा सा अचंभा करने वाला चीज़ है यहाँ पर कि एवरेज कलेक्शन पीरियड को वो 70 डेज़ रखा है और क्रेडिट पीरियड को 45 डेज़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है। इसीलिए इंस्टीट्यूट 2 सॉल्यूशन दिया कि अगर 70 दिन हम लेके करेंगे तो क्या होगा, और 45 दिन लेके करेंगे तो क्या होगा। तो मैं 45 दिन में ही जा रहा हूँ कि अगर फैक्टरिंग कर रहे हैं तो भैया कम दिन ही मेरे को, कम दिन में ही रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बैड डेट होगा 0.75% और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है कितना, 1860। अच्छा, और 2/5 सिर्फ अवॉर्डेबल है, इसका मतलब अनअवॉर्डेबल पार्ट कितना है, वो 1/5 है। तो हमको डिसीजन मेकिंग में कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ 2/5 लेना है, 1/5 को छोड़ देना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा आपका। देखो मैंने जितनी बार बोला है सवाल में, उतनी बार बोलने के बाद में देखो एक सवाल ऐसा आ ही गया परीक्षा में जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको दिख गया। समझ रहे ना, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंस आपको दिख गया। A factor firm has offered to manage the company's debtors on a non-recourse basis। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब है कि बैड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, वही बियर करेगा, मेरे को मतलब ही नहीं है। कमीशन चार्ज कर रहा है 2%। फैक्टर अग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% आफ्टर विथ होल्डिंग 20% एट रिजर्व पेमेंट पीरियड गारंटेड बाय फैक्टर इज 45 डेज। ओके, तो फैक्टर जो है आपको 45 डेज का पेमेंट पीरियड का गारंटी दिया, ठीक है। आपका कलेक्शन कब हो रहा है, 70 दिन में। फैक्टर बोला 45 दिन में करवा देंगे, इसका मतलब कि आपका सेविंग्स इन इंटरेस्ट भी होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 12.5%। मतलब कंपनी जब पैसा बोरो करती है तो बोरो करने का कॉस्ट लगता है 12.5%। वन टाइम रिडंडेंसी
पेमेंट ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फैक्टर। रिडंडेंसी पेमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आपने अग्रीमेंट करा के काम नहीं कराया, ठीक है, तो वो पेमेंट होगा रिडंडेंसी पेमेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको कंसिडरेशन में ले भी सकते हैं, कंसिडरेशन में नहीं भी ले सकते हैं, चलेगा आपको, लेकिन आप इसको कंसिडरेशन में ले लो, मैं बोलूँगा लेने से ठीक रहता है, ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी, बोला इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना होगा निकालना है। यहाँ पे मेरे को ये तो निकालना ही है कि कितना सेविंग्स हुआ है, और उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो रहा है वो निकालना है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना लास्ट में, देखो ये रहा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। तो परसेंटेज बेसिस से पूछेगा तो कुछ ऐसे निकालना है। इट वॉज अ गुड प्रॉब्लम सम, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा ये सम देख करके। सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग, हम लोग क्या क्या लेंगे? सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग पहले लेंगे। तो क्या क्या सेविंग्स होता है हमारा भैया? हमने पहला सेविंग्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का सेविंग लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का सेविंग्स में हम क्या लेंगे? सबसे हम लोग जो जैसे हम लोग लेते हैं ना, हम लोग वैसे ही लेंगे, ठीक है। पहले क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेव। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेव कितना होगा? 18,60,000, और 18,60,000 का सिर्फ 2/5 लेना है हमको, तो ये आएगा 7,44,000 रुपये। ये नॉर्मल सा फिर आ गया फंडा। उसके बाद क्या लेते हैं? बैड डेट कितना सेव होगा? तो बैड डेट सेव होगा, यहाँ देखो क्या लिखा है सवाल में। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है कि बैड डेट जो है वो 0.75% है। तो 7.5 करोड़ का 0.75% हमारा सेव हो जाएगा। तो 7.5 करोड़ का 0.75, 7.5 करोड़ का 0.75 सेव होगा। उसके बाद सर 7.5 करोड़ का जब 0.75 सेव होगा, तो यहाँ पर 90% से क्यों मल्टीप्लाई किया भैया? 10% क्रेडिट सेल्स है और 90%, सॉरी 10% कैश सेल्स है और 90% क्या है? क्रेडिट सेल्स है। तो 90% जो क्रेडिट सेल्स है, तभी क्रेडिट सेल होगा तभी तो बैड डेट अराइज होगा। तो वो क्रेडिट सेल ही है जिसके चलते बैड डेट अराइज हो रहा है, ठीक है। वो क्रेडिट सेल ही है जिसके चलते बैड डेट अराइज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ क्या है? 0.75%, ये एक साथ इंटू 90% एक साथ, ठीक है। 5,06,250। अभी तक आपने दो चीज़ सीखा, एकदम ईजी है, सिंपल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एकदम देख देख के बता रहा हूँ, कर करके बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा चीज़ हम लोग क्या सेविंग करते हैं भैया? इंटरेस्ट सेव ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा ठीक है भैया, एवरेज कलेक्शन पीरियड के घटने से इंटरेस्ट का कितना सेव होगा? एक बात समझो, हम लोग का क्या कौन सा पैसा ब्लॉक रहता है? कॉस्ट ब्लॉक रहता है। यहाँ चेक करो, कहीं भी यहाँ पर कॉस्ट की बात की है उसने? कहीं भी बोला है कि भैया हमारा वेरिएबल कॉस्ट इतना है या फिर ये कितना है? ऐसा कुछ बोला नहीं? बोला है ना। अगर वो बोले तो वेरिएबल कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करना, अगर नहीं बोले तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? सेल्स के वैल्यू पर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 7.5 करोड़ का सेल था, यस सर। उसका 90% क्रेडिट था, यस सर। उसका 12.5% मल्टीप्लाई करेंगे, निकलेगा एक साल का पैसा कितना सेव हुआ। अब देखो हम कितने दिन का पैसा सेव कर रहे हैं? 20 दिन का, 25 दिन का, 25 डेज, 25 डेज़ का पैसा सेव हो रहा है। तो 360 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इतना रुपया सेव हो रहा है, 585,937.5 इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट का सेविंग्स हो रहा है ड्यू टू फैक्टरिंग, ठीक है। मतलब साल में जितना बार भी कलेक्शन होगा, हर बार 20 दिन का पैसा सेव होगा, यानी 20 दिन का पैसा हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेविंग्स आ गया हमारा फैक्टरिंग का, ये सेविंग्स का पैसा आ गया, इसको बोला ए। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में तीन चीज़ अपने लेते हैं। पहला क्या लेते हैं भैया? पहला हम लेते हैं फैक्टरिंग कमीशन, दूसरा लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर ऑन एडवांस, और तीसरा हो जो होगा कुछ और कॉस्ट रहा तो, मैंने बोला था कि कुछ और कॉस्ट रहा तो पहला है सर्विस, इसमें कमीशन की जगह सर्विस चार्ज दे रखा है। अच्छा, सर्विस चार्ज के लिए वो क्या बोल रखा है? सर्विस चार्ज के लिए क्या बोल रखा है? सर्विस चार्ज के लिए बोल रखा है, सर्विस चार्ज के लिए सर्विस चार्ज 2% लेगा। अच्छा, 2% सर्विस चार्ज किस पे लेगा भैया? जो कलेक्शन होगा उस पर 2% सर्विस चार्ज वो लेगा, ठीक है। तो कलेक्शन कितना होगा पूरे साल में? सब भैया पूरे का पूरे साल में 7.5 करोड़ कलेक्शन होगा, क्योंकि बैड डेट का लॉस वही बियर कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो रिकोर्स फैक्टरिंग होता तो क्या होता? रिकोर्स फैक्टरिंग होता तो 7.5 करोड़ में से जितना बैड डेट का लॉस होता वो माइनस करने के बाद कलेक्शन होता। ये बात थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो 7.5 करोड़ इंटू 90% इंटू 2%, ये हमारा सर्विस चार्ज होगा 13,50,000 रुपये। कितना फिक्स है? यस सर, फिक्स है। ना इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग यही वाला तरीका फॉलो करेंगे जो हमने तरीका फॉलो कर रखा है, ठीक है। एकदम सेम यही तरीका फॉलो होगा। 30 डेज कलेक्शन अमाउंट, कमीशन, ये वो ऐसा करके जैसे हमने इसमें फॉलो किया एकदम वैसे ही फॉलो करेंगे। आइए यहाँ देखिए,
क्रेडिट सेल्स कितना है? 7.5 करोड़ का 90%, कितना? एवरेज रिसीवेबल कितने दिन का होगा भैया? 45 दिन का एवरेज रिसीवेबल है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्शन पीरियड का बात कितना किया है, सुनो सवाल में यही गड़बड़ है। आपको कलेक्शन पीरियड यहाँ दिया 70 दिन और वो बोला है 45 दिन का, हम आपको बना के दे देंगे, तो हम 45 डेज़ में ही कलेक्शन पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। 45 डेज़ का कलेक्शन पीरियड होगा, तो 45 डेज़ में इतना रुपया कलेक्ट होगा, इतना रुपया कलेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा कलेक्शन, जैसे ये हमने ऊपर किया ना, एकदम मैं वैसे ही इस फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ। 30 डेज़ कलेक्शन अमाउंट या 45 डेज़ कलेक्शन अमाउंट हमारा ये, ठीक है। ये 45 डेज़ कलेक्शन अमाउंट है, ये पहला चीज़ हो गया। 45 डेज़ कलेक्शन अमाउंट, इस पे कमीशन कितना माइनस करेंगे? लेस कमीशन, ये हमारा 45 डेज़ कलेक्शन अमाउंट हो गया पहला। कमीशन माइनस करेंगे 2% ऑफ दिस अमाउंट, 2% ऑफ दिस अमाउंट, कमीशन माइनस हो गया। रिजर्व कितना रखेंगे? 2%, 20% ऑफ दिस अमाउंट, इतना रिजर्व रख लिया, ठीक है। अब ये जो निकला 18,56,250 रुपया, ये क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट है जो हम एडवांस के तौर पे उसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? अब उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, सॉरी ये तो हमारा खर्चा हो गया ना। इसमें से ये लोग ऐसे करके दिखाया है, हम लोग इसको चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहीं पे 8437, यहीं पे एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अरे यार, तो यहाँ पे इरेजर नहीं चला सकता ना, प्रॉब्लम ये है। मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। 8437,500, ठीक है, माइनस करेंगे कमीशन, सर्विस चार्ज जिसको बोले हैं, सर्विस चार्ज कितना था? 168,750, माइनस करेंगे क्या? रिज़र्व, रिज़र्व कितना है? 168,750। अब जो अमाउंट आएगा वो मेरा आएगा 6581250, इन लोगों को थोड़ा सीधा करना चाहिए था, 6581250, ठीक है। ये मैक्सिमम अवेलेबल है, ये अवेलेबल अमाउंट है, हम इतना रुपया देंगे। अब ब्याज किस पे निकलेगा? इसी पे निकलेगा, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा? 6581250। थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, आपको दिखेगा? छोटा में रहेगा तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बड़ा कर दूँगा दिखेगा आपको। 6581250, कितने दिन का ब्याज लिया? 14% का ब्याज है, 45 दिन का। इंटू 14% इंटू 45 डिवाइड बाई 360 है कि 365 है, एक बार देखना होगा। 360 है, 360, ये वाला अमाउंट आपका ब्याज का लगेगा। तो ब्याज का अमाउंट कितना हो रहा है वो देखो, 6581250 इंटू 14% डिवाइड बाई 360 इंटू 45, 115171.8 है ना, तो 72 कर लो इसको, 72, ठीक है। तो ठीक से लिख देता हूँ, 72, 11 लाख नहीं नहीं, 72 कितना आएगा? 1,15,772, 1,15,172, 172, ये हमारा होगा एडवांस। 1,15,172 ये हमारा होगा, 1,15,172। ये एडवांस का अमाउंट आएगा, ये एडवांस का अमाउंट देंगे। देखो यहाँ आ रहा है क्या, कितना इन लोग का आ रहा है? यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेना है हमने को, इंटरेस्ट यहाँ पर ये ले रखे हैं, ये रहा इंटरेस्ट, ये 45 से डिवाइड करके 36 से मल्टीप्लाई कर दिए। और आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो रहा है? 6581250, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6581250 इंटू 14%, वो आएगा कितना आपका?
3581,250 इंटू 14 91921,375 वो 921,375 आएगा। रिडंडेंसी पेमेंट डाल दिया तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल गया बी का। ठीक है, टोटल ए आ गया, टोटल बी आ गया, ए माइनस बी किया तो हमारा टोटल सेविंग्स आ गया। ये सेविंग्स, अब इतना तो समझ में आ गया कि हाँ हमको जो फैक्टरिंग है वो करना है। अब देखो ना, रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे लेंगे। ये जो अमाउंट आपने निकाला ना एडवांस का, देखो आपको ना एडवांस मिला, ये एकदम अच्छे से समझ लो क्या इसको ना कैसे करना है। आपको कॉस्ट कितना पड़ा, आपको कॉस्ट कितना पड़ा ये निकालना है। ठीक है, आपको कॉस्ट कितना पड़ा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखो कितना मिला, आपको कितना मिला, ठीक है, रुपया, और उस रुपए पर आपको कितने का कॉस्ट पड़ा। अच्छा यहाँ पे सेविंग्स नहीं है बाबू, यहाँ ना सेविंग्स, इसको काटो काटो काटो, ये सेविंग्स नहीं है, कॉस्ट पड़ा है ना, ये सेविंग्स नहीं है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। इसका मतलब है कि 18,36,187 रुपये का हमको सेविंग्स हुआ और 23,21,375 रुपये का मेरे को क्या पड़ गया, कॉस्ट पड़ गया। ठीक है, तो मेरे को सेविंग्स नहीं हुआ, मेरे को सेविंग्स नहीं हुआ, सेविंग्स मेरा नेगेटिव में आ गया है, ये सेविंग्स नेगेटिव में है, सेविंग्स नेगेटिव में। इसका मतलब कितना रुपया मिला और उस रुपए पर जितना रुपया मिला है ना, कितना मिला और उस रुपए पर हमको कितना पैसा देना पड़ा, कॉस्ट देना पड़ा, कितना कॉस्ट लगा इनटू 100, यही इफ़ेक्टिव कॉस्ट हो गया, यही इफ़ेक्टिव कॉस्ट हो गया। ठीक है, आप देख लो इफ़ेक्टिव कॉस्ट कितना निकला, ये इफ़ेक्टिव कॉस्ट है, इफ़ेक्टिव कॉस्ट, यही हमारा इफ़ेक्टिव कॉस्ट है, ये रहा। ठीक है, तो हमारा फैक्टरिंग वाला कंटेंट पूरा ख़त्म हो गया, पूरा फैक्टरिंग ख़त्म हो गया। तो डेटर्स मैनेजमेंट में हमने सवाल किए 3, उसके बाद फैक्टरिंग पे सवाल किए 3, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म है, और 1-2 सवाल आपको करना है, वो सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक डेटर्स मैनेजमेंट आपका ख़त्म होता है, या तो एक सवाल का वीडियो जाएगा, मैक्सिमम अगर जाना रहा तो एक सवाल का वीडियो चला जाएगा। ठीक है, जिसमें 2-3 सवाल आपको करने किए हुए रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं गया तो सवाल का सोल्यूशन चला जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, ऐसा कुछ ऐसा सवाल में नहीं है।